अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक सवाल डिस्कस करते हैं। ये विंटर 2008 का क्वेश्चन 4A है, मैथ का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जो आईकेएफ का पहले हुआ करता था सीए फाइनल के लेवल पर। देखते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है और रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में तो ये है, रिक्वायर्ड कैलकुलेटिव इफेक्ट ऑफ द प्रोपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। यानी कि कोई क्रेडिट पॉलिसी में चेंज है और आपको ये बताना है कि उसकी वजह से कितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या चेंज आएगा प्रॉफिट पर। क्या लिखा हुआ है भाई? XYZ Limited produces a single product which has a large market. It sells an average of 360,000 units per month. तो यूनिट सोल्ड है मेरे पास मंथली 360,000। ठीक है जी, यूनिट सोल्ड मेरे पास मंथली है 360,000। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है एट अ प्राइस ऑफ ₹160 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस भी दी हुई है 160। द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹120 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 120 रुपए की। ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। सारी सेल्स क्रेडिट पर ही होती हैं। अच्छा, मंथली सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 360,000 को अगर मैं 160 से मल्टीप्लाई कर दूं, 360,000 जो है वो यूनिट्स है और 160 जो है वो सेलिंग प्राइस है। All sales are made on credit. Debtors are allowed 1 month to clear off the dues. तो debtor in months जो है ना, debtor in months वो है 1 month। ठीक है, एग्जिस्टिंग मौजूदा, यानी कि अभी 1 महीने का उधार दिया जाता है डेटर्स को। अच्छा, ये जो सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करा है ना, ये भी 1 महीने का। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर वक्त 1 महीने का, पिछले महीने का बैलेंस पेंडिंग होता होगा। ये एनुअल सेल्स रेवेन्यू नहीं है। अगर ये एनुअल सेल्स रेवेन्यू होता ना, अगर ये एनुअल सेल्स रेवेन्यू होता तो हम 12 से डिवाइड करते तो हमें पता चलता कि एक वक्त पर कितना डेटर्स का बैलेंस पेंडिंग होता है। मगर ये है ही 1 महीने का सेल्स रेवेन्यू, तो इसका मतलब डेटर्स का करंट जो बैलेंस होता होगा, डेटर्स का जो करंट बैलेंस होता होगा, करंट जो डेटर्स की वैल्यू होती होगी वो भी 57.6 मिलियन होती होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जनवरी में 57.6 मिलियन की सेल्स हुई, तो वो लोग फेब में पैसे पे करेंगे। फेब में नई 57.6 मिलियन की सेल्स हो जाएगी, वो मार्च में पे करेंगे। तो ये डेटर्स का बैलेंस भी होगा। एक ही महीने का उधार देते हैं ना, सिंपल सी बात है। द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सटेंडिंग द क्रेडिट टर्म टू 2 months। अच्छा, अब ये भी एग्जिस्टिंग लिख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक चीज बनाते हैं एग्जिस्टिंग मौजूदा, और यहाँ पे लिखते हैं प्रोपोज्ड, यानी कि हालात तब्दील होंगे तो क्या होगा, ताकि हमें एक ही बार एग्जिस्टिंग और एक ही बार प्रोपोज्ड मेंशन करना पड़े। डेटर्स का मौजूदा, डेटर्स का जो मौजूदा बैलेंस है जो पेंडिंग होता है किसी भी वक्त, वो 57.6 मिलियन होता है। ठीक है जी। और डेटर्स की जो पॉलिसी होती है, डेटर्स इन मंथ, वो क्या होती है? डेटर्स इन मंथ्स जो है वो अभी 1 मंथ होता है और वो बाद में प्रपोज्ड है कि हम 2 मंथ्स पर ले जाएं। ठीक है जी। मैं एग्जिस्टिंग और प्रपोज की 2 हेडिंग्स डाल दी ताकि एक ही बार एग्जिस्टिंग एक ही बार प्रपोज लिखना पड़े, बार बार मेंशन ना करना पड़े और चीज़ें आसान हो जाए। सही है। अच्छा, सेल्स भी लिख लेते हैं। सेल्स रेवेन्यू, मौजूदा सेल्स रेवेन्यू जो है वो 57.6 मिलियन है। ठीक है जी। अच्छा, होगा क्या? द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सटेंडिंग द क्रेडिट टर्म to 2 months, which will help increase the sales by 25%। जाहिर है आप लोगों को ज्यादा टाइम के लिए जब उधार दोगे, जब लोगों को बोलोगे कि भाई आप एक के बजाय 2 महीने में पैसे पे करें, तो वो आपसे खुश होंगे। जब वो आपसे खुश होंगे, आपकी सेल्स के यूनिट, सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। उनको एक लंबा उधार मिल रहा है, यानी कि नया वाला सेल्स रेवेन्यू, अगर अभी तक की जो बात लिखी हुई है उसका इम्पैक्ट लें तो पुराना वाला सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाई 1.25 हो जाएगा। 25% इंक्रीज होकर वो हो जाएगा 72 मिलियन। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। रॉ मटेरियल कंस्टिट्यूट 60% ऑफ दी वेरिएबल कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल पर यूनिट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 120 है। इसका 60%,
इसका 60% रॉ मटेरियल है। ठीक है जी, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो होगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो होगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट वो 72 है। द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग 60 डेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो आपके फिनिश गुड्स डेज हैं वो कितने हैं, 60 हैं। एंड 30 डेज ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल डेज जो है, यानी कि रॉ मटेरियल अभी कितने दिनों का रखते हो, 30 दिन का। द सप्लायर और रॉ मटेरियल अलाउज अ क्रेडिट ऑफ 20 डेज। क्रेडिटर डेज जो आपके हैं वो 20 दिन है। इन चीज़ों में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज 16%। ठीक है जी, तो इफेक्टिवली हुआ ये है कि डेटर इन मंथ्स 1 के बजाय अब हो गए हैं 2, और उसकी वजह से सेल्स रेवेन्यू जो कि 57.6 मिलियन था वो 72 मिलियन हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई डेटर्स का अब जो बैलेंस होगा आउटस्टैंडिंग किसी भी वक्त वो कितना होगा। देखिए अब ये जो 72 मिलियन की वैल्यू आई है, ये एक महीने की सेल्स है। हमने ये जो सेल्स रेवेन्यू ऊपर भी कैलकुलेट किया था, 360,000 एक महीने के यूनिट्स थे, और एक यूनिट 160 का बिकता था, तो 57.6 मिलियन एक महीने की सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू थी। उसको हमने 25% से इंक्रीज किया एज पर क्वेश्चन। अब 25% चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी क्योंकि आप अपने कस्टमर्स के साथ ज़्यादा लीनियंट हो। तो ये एक महीने का सेल्स रेवेन्यू है। और अब क्योंकि डेटर इन मंथ्स 2 मंथ्स होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर वक्त आपका जो पेंडिंग आउटस्टैंडिंग डेटर्स का बैलेंस होगा किसी भी वक्त वो पिछले 2 महीनों की सेल्स के बराबर होगा। तो हम सीधा सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 144 मिलियन पर आपके डेटर्स चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास दूसरी चीज जो आती है वो है आपके जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब जरा गौर से सुनिएगा। फिलहाल आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। आपका जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है उसमें उसकी टोटल कॉस्ट आती है एग्रीड, यानी कि सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसकी टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर लेट से एक महीने में 360,000 यूनिट्स बिकते हैं और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 120 है, तो यह आपके फिनिश गुड्स की एक महीने में जितने यूनिट्स बिकेंगे, एक महीने में जितने यूनिट्स बिकेंगे उस फिनिश गुड्स की वैल्यू है। साथ में लिखा हुआ है द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग 60 डेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यानी कि कंपनी के पास हर वक्त 2 महीने, आने वाले 2 महीनों में बिकने वाला जो फिनिश गुड्स होता है वो अपनी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ होता है। 360,000 एक महीने के यूनिट्स है, और 120 एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया गया, तो 120 जो है वो एक फिनिश गुड्स के यूनिट्स की वैल्यू होगी। ये एक महीने की वैल्यू है। हर वक्त कंपनी के पास 2 महीने का जो स्टॉक होता है फिनिश गुड्स का वो मौजूद होता है। लिहाजा कंपनी का जो फिनिश गुड्स का स्टॉक हर वक्त मौजूद होता होगा वो होता होगा 360,000 इंटू 120 इंटू 2। ये एक मिनट, 360,000, ओ 360,000 इंटू 120 इंटू 2। ये फिनिश गुड्स का स्टॉक आपके पास एक वक्त पर मौजूद होता है, करंटली एग्जिस्टिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब जब देखिए सेल्स इंक्रीज होती है तो वो हर चीज का वॉल्यूम इंक्रीज करती है। पहले आप 100 चीजें बेचते थे और लेट से आप 10 यूनिट्स इन्वेंट्री के रखते थे। अब आप अगर 200 चीजें बेच रहे हो तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के 20 यूनिट्स रखोगे। हर चीज पर वॉल्यूम का इम्पैक्ट जाता है। तो अगर पहले मेरे पास 360,000 यूनिट्स की एक महीने में सेल्स हो रही थी और 120 एक यूनिट की फिनिश गुड्स की वैल्यू है, तो 2 महीने की सेल्स के बराबर मैं चीज़ें रखता था। लेकिन अब 360,000 यूनिट्स तो नहीं बिकेंगे ना। अब आपके जो यूनिट सोल्ड होंगे, अब आपके जो यूनिट सोल्ड होंगे, पहले आपके जो यूनिट सोल्ड थे, मैं यहाँ पर अगर यूनिट सोल्ड भी लिख ही दूँ, पहले आप 360,000 यूनिट्स एक महीने में बेचते थे। अब क्या हो रहा है, अब आपके यूनिट्स का वॉल्यूम 25% से इंक्रीज हो रहा है, तो 450,000 यूनिट्स बिक रहे हैं। जो आपने अपने डेटर्स को एक लीनियंसी दी, उसकी वजह से यूनिट्स जो सोल्ड है वो इंक्रीज हो गए। अच्छा, यूनिट सोल्ड इंक्रीज हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब फिनिश गुड्स की कितनी इन्वेंट्री होगी, 450,000 इंटू 120, ये एक महीने की इन्वेंट्री आई, मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि अब 108
थाउजेंड की आपके पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री पड़ी हुई होती होगी, क्योंकि यूनिट सोल्ड इंक्रीज हुए और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आने वाले 2 महीनों के यूनिट सोल्ड के बराबर होती है। तो हमने 450,000 यूनिट्स एक महीने में बिक रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 120 एक महीने के फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 महीने के फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर रॉ मटेरियल पर आ जाते हैं, यानी कि कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ होता होगा। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल की क्या पॉलिसी है? बोलते हैं द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग 60 डेज ऑफ फिनिश गुड्स एंड 30 डेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आने वाले 30 दिनों में जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसका स्टॉक मेरे पास हमेशा पड़ा हुआ होता है। द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, अच्छा ये एक अलग बात है। तो 360,000 मल्टीप्लाइड बाई क्या करें सर, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो होती है ना वो टोटल जो 120 की कॉस्ट है उसके सिर्फ और सिर्फ 60% है। रॉ मटेरियल कंस्टिट्यूट 60% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हमने यहाँ पे 72 कैलकुलेट किया, तो मल्टीप्लाइड बाई 72, ये एक महीने के रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई और यही मेरे पास इन्वेंट्री में पड़ी भी होती है। एक महीने की जो अमाउंट बनती है रॉ मटेरियल की वो मेरे पास मैं इन्वेंट्री में रखता हूँ। सो 360,000 यूनिट्स है और एक यूनिट की जो रॉ मटेरियल एक यूनिट में जितने का लगता है वो 72 है, तो 25.92 बनता है। अब यूनिट्स इंक्रीज हो गए, 4.5 लाख यूनिट्स एक महीने में बिकते हैं और 72 का रॉ मटेरियल एक यूनिट में लगता है। तो आने वाले महीनों में अब 4.5 लाख यूनिट्स में मुझे 4.5 लाख इंटू 72 का रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और ये इन्वेंट्री में हर वक्त अपने पास रख रहा होता हूँ। तो अब मेरे पास रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो 32.4 मिलियन हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्रेडिटर्स पर। अच्छा जी, क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिससे मैंने इन्वेंट्री परचेज करी हुई होती है, और इसके हवाले से पॉलिसी है द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल अलाउज अ क्रेडिट ऑफ 20 डेज। जिनसे मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ वो मुझे 20 दिन का क्रेडिट दे रहे होते हैं। ठीक है, जिनसे मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ वो मुझे 20 दिन का क्रेडिट दे रहे होते हैं। अब देखें, ये 30 दिन का रॉ मटेरियल है जो इस्तेमाल होता है और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि यही मेरी परचेजेस होती होगी। और अगर ये लोग मुझे 20 दिन का उधार देते हैं, ये लोग मुझे 20 दिन का उधार देते हैं, तो मुझे जो है करना ये होगा कि जो ऊपर रॉ मटेरियल की वैल्यू है उसको 30 से डिवाइड करना होगा, एक दिन की वैल्यू आएगी, और 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्रेडिटर्स मुझे कितना उधार दे रहे होते हैं। ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई 30, एक दिन की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाई 20। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, 17.28 और 21.6 आ गई। क्लियर है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें ये मालूम करना है कि हमारा वर्किंग कैपिटल जो है ना वो पहले कितना था, अब कितना है। वर्किंग कैपिटल आप लोगों को मालूम है, सारे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो यहाँ पर आपके पास होगा डेटर्स की इतना बैलेंस होता है, उसके बाद ये फिनिश गुड्स का बैलेंस होता है मेरे पास, इतना स्टॉक रॉ मटेरियल का होता है, और माइनस ये करंट लायबिलिटीज। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो जाए। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने ये निकाल लिया कि भाई मेरा वर्किंग कैपिटल मौजूदा हालात में और नए हालात में कितने से तब्दील हुआ है, कितने से चेंज हुआ है। अब इसने ये नहीं बोला था कि मुझे पुराना और नया वर्किंग कैपिटल बताओ, बस बल्कि इसने ये बोला था कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ द प्रोपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। यानी कि इन हालात से, अगर मैं इन हालात पर जाऊंगा तो कंपनी के मुनाफे, प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर वन, देखें आपकी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी वर्किंग कैपिटल में। अब आपको 262.8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, पहले 152.64 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होती थी। जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो ये कहीं से फाइनेंस करनी पड़ती है, इसकी कहीं से फंडिंग करनी पड़ती है, और सवाल में लिखा हुआ है द कंपनीज कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 16%। कंपनी कहीं से भी ये फंड्स ऑब्टेन करेगी तो उसको 16% की कॉस्ट चार्ज होगी। तो एक इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है उसमें आपका इंक्रीज आएगा, आपको जो है वो कहीं से 110.110.160.000 का, आपको कहीं से जो है 110.160.000 का
फंड इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और उस पर 16% का आपको एक इंटरेस्ट एक्सपेंस देना पड़ेगा। लिहाजा आपके पास इस वैल्यू को 16% से मल्टीप्लाई करते हैं या आपकी एक कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सर क्या कोई फायदा नहीं होगा हमें, हमारी सेल्स ज्यादा हो रही है। हाँ, सेल्स ज्यादा होने पर फायदा भी तो होना चाहिए। जब आप चीजें ज्यादा बेचोगे, जब आप यूनिट सोल्ड आपके इंक्रीज हो जाएंगे, जब आप ज्यादा चीजें बेच रहे होगे तो उस पर फायदा भी तो होगा। अच्छा सर, ये इंटरेस्ट कॉस्ट कितने टाइम पीरियड की है? देखें, ये हमने इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो जनरली अगर आपके पास 16% का रेट दिया हुआ होता है तो ये रेट जो होता है ये पूरे साल का होता है। हम चाहें तो इसको साल पर ही रखें और हम ये देख लेंगे पूरे साल के सेल्स रेवेन्यू के इंक्रीज की वजह से हमें क्या फायदा हुआ, या हम ये भी कर सकते हैं इसको 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सारी वर्किंग हमने अभी तक 12 से डिवाइड कर कर करी है। तो हम मंथली इंटरेस्ट एक्सपेंस की बेसिस पर आ जाते हैं। तो एक महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस पर मंथ मैंने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि मैंने फर्दर अपने आंसर को 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने यूनिट ज्यादा बेचे तो सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हुई, नेट कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हुई। पहले मैं 360,000 यूनिट्स बेच रहा था, अब मैं 450,000 यूनिट्स बेच रहा हूं। तो एक और जो इम्पैक्ट आया वो है इंक्रीज इन यूनिट्स सोल्ड पर मंथ। इंक्रीज इन यूनिट सोल्ड पर मंथ कितना आया? इंक्रीज इन यूनिट सोल्ड पर मंथ 4.5 माइनस 360,000, 90,000 यूनिट्स में ज्यादा बेच रहा हूं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी होती है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि एक यूनिट से कितनी कंट्रीब्यूशन जनरेट होती है? 160 का बिकता है, 120 के मजीद खर्चे लेता है वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट मुझे जो है ना वो 40 की कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है। और इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन पर मंथ, हर महीने अगर 90,000 यूनिट ज़्यादा बिकेंगे और हर यूनिट मुझे 40 की कंट्रीब्यूशन देता है तो मुझे 3.6 मिलियन की कंट्रीब्यूशन भी तो जनरेट होकर मिल रही होगी ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अपने एक्सपेंस की बात करूं, मेरा एक एक्सपेंस इंक्रीज होगा, साथ में मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होगी। सो मंथली इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, मंथली इंक्रीज इन प्रॉफिट्स कितना होगा? 3.6 मिलियन माइनस 1468800, यानी कि आपका प्रॉफिट मंथली बेसिस पर 2131,200 से इंक्रीज हो रहा होगा। एनुअल भी निकाल लेते हैं। एनुअल इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, एनुअल इंक्रीज इन प्रॉफिट्स के लिए क्या करेंगे, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में अच्छा, इसको अगर हम एक मिनट चेक कर लें, सही है। ठीक है, तो यह आपको टोटल जो है वो फायदा हो रहा है 25,574,400 एनुअल बेसिस पर। अच्छा सवाल था प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। इनको नोट करें, लिखें, एक दो बार जरूर देखें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।